नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, अपने पिछली श्रृंखला में मैंने आप लोगों को गणमूल नक्षत्र मूला के बारे में बताया था। अब तक मैं अश्विनी, अश्लेषा, मघा और मूला इन 4 गणमूल नक्षत्रों की विस्तृत व्याख्या, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता चुका हूँ। और आज जिस गणमूल नक्षत्र की हम चर्चा करेंगे वो है रेवती। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि गणमूल नक्षत्र का निर्माण कैसे होता है। तो मैं ब्रीफ में एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत अगर आप भूल भी गए हो तो आपको जो उसकी याद जो है वो ताज़ा हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी एक नक्षत्र और राशि का उदय एक साथ हो रहा होता है या एक नक्षत्र और राशि की समाप्ति एक साथ हो रही होती है तो उस स्पॉट को, उस लोकेशन को हम बोलते हैं संधि, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ संधि बनती है वहाँ वहाँ गणमूल नक्षत्र का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, गणमूल नक्षत्र रेवती की। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली मेरे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे पिछले एपिसोड्स को देखते हुए आइए ताकि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, ताकि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे के टॉपिक्स में बढ़ रहे हैं तो उन सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था उसका यूज़ और ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे पिछले जो एपिसोड्स हैं उन सबों को देखते हुए ही क्रमबद्ध श्रृंखला में आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं गणमूल नक्षत्र रेवती। तो देखिए दोस्तों, रेवती गणमूल नक्षत्र जो होता है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, रेवती गणमूल नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो मीन राशि में दोस्तों 3 नक्षत्र आते हैं। पहला पूर्वा भाद्रपद, जिसका एक चरण मीन राशि में शामिल होता है। ठीक है, पहला नक्षत्र जो मीन राशि के अंतर्गत आ रहा है वो है पूर्वा भाद्रपद, जिसका एक चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। दूसरा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, जिसके चारों चरण मीन राशि के अंतर्गत आते हैं, मीन राशि में समाहित होते हैं। और तीसरा नक्षत्र रेवती, इसके भी चारों चरण मीन राशि में समाहित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दिखाया है मीन राशि में जो सबसे पहला नक्षत्र जो आ रहा है जिसके एक चरण आ रहे हैं पूर्वा भाद्रपद, तो इसको मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ इंडिकेट किया है। जो पहला है, ठीक है, ये जो फर्स्ट सेक्शन दिखा रहा है वो क्या है आपका पूर्वा भाद्रपद। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली ये राशि चक्र का एक हिस्सा है। जब हम राशि चक्र को 12 हिस्सों में, 12 सेक्शंस में जब बांटते हैं तो हर एक सेक्शन जो होता है एक राशि को इंडिकेट करता है। तो मैंने उस राशि चक्र से ही मीन राशि का जो सेक्शन है उसको यहाँ पे इंडिविजुअली ड्रॉ कर दिया ताकि ये फिगर थोड़ी बड़ी लगे और आप लोगों को बोर्ड में देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आप लोगों को क्लियर और स्पष्ट दिखाई पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ से मीन राशि का जो सेगमेंट है, जो सेक्शन है, उसको यहाँ पे इंडिविजुअली ड्रॉ कर दिया ताकि आप सबको हर चीज़ जो है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो क्लियरली विजिबल हो। अदरवाइज इस पूरे बड़े राशि चक्र में मैं अगर लिखूँगा तो हो सकता है वो क्लियरली विजिबल आप लोगों को ना हो। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक मीन राशि का जो है, राशि चक्र से मीन राशि का सेक्शन जो है हम लोगों ने निकाल लिया। ये जो टोटल है दैट इज़ मीन राशि। ठीक है, ये आपकी मीन राशि है। ठीक है दोस्तों, यहां तक जो है ये पूरी सेक्शन जो है मीन राशि है, ये मीन राशि। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हर राशि को राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र को 4 चरण होते हैं। तो एक राशि में टोटल जो नक्षत्रों के जो चरणों का योग होता है वो होता है 9। तो देखिए, मीन राशि में जो पहला नक्षत्र जो आया पूर्वा भाद्रपद, उसका एक चरण मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। ठीक है, ये पहला चरण है। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, फिफ्थ चरण, सिक्स चरण, सेवन्थ चरण, 8 चरण और 9 चरण, इस तरीके से 9 चरणों को मैंने यहाँ शो कर दिया है। 9 चरण कंप्लीट मतलब मीन राशि कंप्लीट। ठीक है, तो पहला चरण जो है वो किसका होगा, मीन राशि में पूर्व भाद्रपद का होगा, क्योंकि मीन राशि स्टार्ट हो रही है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से, तो उसको मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ इंडिकेट कर दिया है, दिखाया है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का पहला चरण हो गया। सेकेंड जो नक्षत्र आ रहा है वो है उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण मीन राशि में समाहित है। तो सेकेंड यानी यहाँ से चारों चरण आ रहे हैं, तो मतलब 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5,
ये जो चारों चरण जो है वो किस में आ रहे हैं आपके मीन राशि के अंतर्गत समाहित है, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हैं। ठीक है, पहला चरण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण वो मैंने शो कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 चरण है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो टोटल हिस्सा 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण। उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आ रहा है वो है रेवती। रेवती के भी चारों चरण मीन राशि में समाहित है। तो 6 से लेकर के 9 तक, यानी ये जो चारों चरण हैं 6 7 8 9, इसको मैंने यहाँ ग्रीन मार्कर से इंडिकेट किया है, ठीक है, वो रेवती नक्षत्र के हैं। यानी ये जो टोटल पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है आपका रेवती नक्षत्र। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण जो मैंने यहाँ शो किया है ब्लू मार्कर से, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण जो मैंने यहाँ रेड मार्कर से शो किया है, और फिर रेवती नक्षत्र के 4 चरण जिसको मैंने यहाँ ग्रीन मार्कर से इंडिकेट किया, ये आपके मीन राशि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब मीन राशि की समाप्ति और रेवती नक्षत्र की समाप्ति एक साथ होती है, ठीक है, जैसे ही मीन राशि समाप्त होता है रेवती नक्षत्र भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जैसे ही 9वां चरण फिनिश, मतलब राशि भी फिनिश हो गई, और राशि के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, रेवती नक्षत्र की भी समाप्ति हो गई, क्योंकि रेवती नक्षत्र के चारों चरण किस में आ रहे हैं, तो मीन राशि में। यानी जैसे ही राशि समाप्त हुआ, मीन राशि समाप्त हुई, वैसे ही रेवती नक्षत्र भी समाप्त हो गया। तो इस तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये एक संधि क्षेत्र है, मतलब संधि है, तो अशुभ तो माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अशुभ माना जाएगा क्योंकि रेवती नक्षत्र की जो समाप्ति हो रही है वो हो रही है मीन राशि के साथ। इसलिए ये जो लोकेशन है, ये जो स्पॉट है, ये एक संधि बन रहा है, और इसलिए यहाँ पे गणमूल नक्षत्र रेवती का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये अब तक तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि रेवती को क्यों गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। ऑब्वियस है क्योंकि ये संधि में इसका निर्माण हो रहा है, मीन राशि की समाप्ति और रेवती नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो रही है, इसलिए रेवती नक्षत्र को गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जनरली ये बोला जाता है कि हाँ, अगर आप गणमूल नक्षत्र में, मतलब काफ़ी जनरलाइज डेफिनेशन लोग दे देते हैं कि गणमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप अशुभ ही होंगे। देखिए, लेकिन रियलिटी या वास्तविकता ऐसा है कि ये सत्य नहीं है कि अगर आप गणमूल नक्षत्र में पैदा हो गए, जन्म हो गए, तो आपका जीवन और आप हमेशा अशुभ ही रहेंगे। नहीं, इसका भी असर होता है। असर बहुत सारे ऐसे चरण हैं, इसका जो असर होता है वो चरण वाइज होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका जन्म किस चरण में हुआ है। हर चरण में, गणमूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो हर चरण में आप अशुभ नहीं होंगे, हर चरण में आपको उसका दोष नहीं लगेगा, किसी एक पार्टिकुलर चरण में ही उसका दोष लगता है। ठीक है, तो चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेवती गणमूल नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से रेवती गणमूल नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है, तो ये 6 नंबर मतलब व्हाट, प्रथम चरण ऑफ रेवती। ठीक है, अगर प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है रेवती गणमूल नक्षत्र के, तो आपका जीवन सुख और आराम से व्यतीत होगा। ठीक है, मतलब स्मूथ लाइफ होगी, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे लाइफ में, आराम से, मतलब हेल्दी एंड साउंड लाइफ जो है आप जीवन में स्पेंड करेंगे, व्यतीत करेंगे। ठीक है, दूसरा चरण में जन्म हुआ है तो मेहनत और बुद्धि से नौकरी में उच्च पद प्राप्त। ठीक है, अगर दूसरे चरण में, रेवती गणमूल नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप हार्ड वर्किंग होंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने हार्डवर्क से आप अचीव कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली सरकारी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत हाई पोजीशंस पे आप हो सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, और तीसरा चरण धन संपत्ति के सुख के साथ धन हानि भी। ठीक है, आपको सब तरीके का सुख मिलेगा, धन संपत्ति, फाइनेंशियली आप साउंड रहेंगे। हाँ, कभी कभार लॉस भी लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेंगे, ये सत्य नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसे आएंगे और उसको कभी कभार उस लॉस भी होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। ठीक है, अब ओवरऑल आपके पास पैसे रहेंगे हमेशा। उसके बाद चौथा चरण क्या है, स्वयं के लिए कष्टकारी होता है, मतलब आप खुद के लिए, आपको खुद को क्या होगा, आपके जो जीवन होगा खुद ब खुद उसको कष्टकर होगा। ठीक है, स्वयं के लिए ही आप कष्टकारी होंगे। तो देखिए दोस्तों, तो रेवती गणमूल नक्षत्र में जो गणमूल नक्षत्र का जो दोष लगेगा वो आपका लगेगा सिर्फ और सिर्फ चौथे चरण में। ठीक है,
हर चरण में इसका दोष नहीं लगेगा। ठीक है, आप संधि में इस नक्षत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, मीन राशि के समाप्ति के साथ साथ रेवती गणमूल नक्षत्र भी समाप्त हुआ है। एक तरीके से वहाँ संधि बनी हुई है और इस कारण रेवती को गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया। तो ठीक है, अगर आप रेवती गणमूल नक्षत्र के किसी भी चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में तो आप जरूर आ रहे हैं, लेकिन आपको गणमूल नक्षत्र का जो दोष लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में लगेगा। ठीक है, इस सेक्शन में आपको क्या होगा, गणमूल नक्षत्र का जो होगा दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये संधि है और संधि से जो सटा हुआ जो चरण होता है बस वहीं पे आपको लगता है गणमूल नक्षत्र के दोष। ठीक है, तो यहाँ पे संधि हो रही है और संधि से जस्ट सटा हुआ कौन सा है, तो ये आपका चौथा चरण। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये चौथा चरण, यही क्या है आपका संधि से सटा हुआ चरण है। तो इसलिए आपको जो दोष लगेगा वो रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में आपको इसका दोष लगेगा। यानी शॉर्ट में मैं बोलूँ तो ठीक है, अगर आपका जन्म रेवती गणमूल नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ है तो आप गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन उसका जो दोष लगेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इस देखिए दोस्तों ये जो ऐसा टॉपिक है तो इसमें बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत भी है। ठीक है, बहुत सारे बुक इसको अलग अलग तरीक़ों से इसको लिखा भी गया है। ठीक है, इसमें वर्णित है बहुत सारे बुक्स में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है किसी एक पार्टिकुलर चरण में जन्म हुआ है तो गणमूल नक्षत्र का दोष लगेगा। ठीक है, ये तो एक्यूरेट है, सही है, हर चरण में उसका दोष नहीं लगता। ठीक है, एक पार्टिकुलर चरण में ही गणमूल नक्षत्र का दोष लगता है। और कुछ लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि ठीक है अगर आपका जन्म अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा किसी भी नक्षत्र में हुआ है, यानी ये 6 गणमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आप गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ रहे हैं, आप पूजा करवा लीजिए। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए पूजा पाठ को किसी ने कभी मना नहीं किया। अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हो गया है तो आपको उसका पूजा पाठ करा लेना चाहिए। ठीक है, भले ही आपका जन्म उसके अच्छे चरण में हुआ है, यानी वैसे चरण में हुआ है जिसमें उसका दोष नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी आपको पूजा पाठ की सलाह इसलिए दे दी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ फैक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, धन धान्य हर तरीके से आप संपन्न हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं हेल्थ अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो ये एक बहुत बड़ी इशू होती है। ठीक है, आप सब कुछ होते हुए भी आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपनी धन और संपत्ति का जो भी लग्जरीज आइटम्स है जब आप उसका एंजॉय ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो फिर इशू तो ये बहुत बड़ी है। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, आप जानते ही हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि गणमूल नक्षत्र में जो जातक जन्म होता है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक है, वो मेंटली भी परेशान रहता है और फिजिकली भी जो उसकी हेल्थ होती है वो उसको तो मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको मेंटेन वो सही से नहीं कर पाता है। अगर उसने सही से उसकी पूजा समय पे नहीं करवाई है तो फिजिकली जो उसकी फिजिकल जो हेल्थ होगी उससे रिलेटेड बहुत सारे इशू आएंगे। उसका रीज़न ये है कि रेवती जो जो गणमूल नक्षत्र है, मैंने पिछले एपिसोड्स में भी हर गणमूल नक्षत्र के एपिसोड्स में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया। ठीक है, तो जो भी गणमूल नक्षत्र होता है वो एक संधि के पास तो उसका निर्माण होता ही, आप अभी तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जान गए हैं। और कहीं ना कहीं संधि का अशुभ प्रभाव तो होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार संधि जहाँ पे भी हो रही है तो उसको इनऑस्पिशियस अशुभ माना जाता है, उसका अशुभ प्रभाव थोड़ा तो होता ही है। ठीक है, और लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, जो फैक्टर है, जो लॉजिकल रीज़न इसके पीछे, वो ये है कि जहाँ भी गणमूल नक्षत्र का निर्माण हो रहा है वो 2 अपोजिट कैरेक्टर वाले राशियों का मिलन है। 2 अपोजिट कैरेक्टर वाले राशियाँ मतलब, तो गणमूल नक्षत्र हमेशा 2 ऐसे अपोजिट कैरेक्टर वाले राशियों का जंक्शन होगी। ठीक है, जिसमें एक अग्नि तत्व होगा और एक जल तत्व होगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ है मीन राशि, तो मीन राशि होती है जल तत्व। ठीक है दोस्तों, मीन राशि जल तत्व, मीन राशि जो होती है वो जल तत्व है। ठीक है, मैं राशियों के तत्व के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जितना ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उसको मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मीन राशि जो होती है वो जल तत्व राशि है। ठीक है, और मीन राशि का जस्ट बाद कौन सी राशि आएगी? हम जानते हैं कि राशियाँ सीक्वेंस में आती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, सबसे लास्ट की राशि मीन है। सबसे लास्ट की राशि जब मीन समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर से राशियों का सीक्वेंस चालू हो गया, यानी फिर से मेष, वृषभ, मिथुन इस सीक्वेंस में आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये मीन राशि की समाप्ति के बाद
फिर से मान लीजिए ये मेष राशि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, मेष राशि है, ठीक है। तो मीन राशि जैसे ही समाप्त होगी तो उसके बाद क्या होगा, मेष राशि स्टार्ट हो जाएगा। मेष राशि क्या होता है, अग्नि तत्व, ठीक है। ठीक है, मेष राशि जो होती है अग्नि तत्व। तो इस तरीके से आप देखिए, मीन राशि है जल तत्व और मेष राशि है अग्नि तत्व, ठीक है। और रेवती जो गणमूल नक्षत्र है वो क्या कर रहा है, उसका जो चौथा चरण है वो एक जंक्शन का काम कर रहा है। ये जो चरण है चौथा चरण रेवती गणमूल नक्षत्र का, वो एक जंक्शन का काम कर रहा है मेष राशि और मीन राशि, यानी दोनों को मिला रहा है, ठीक है। यानी मेष राशि की समाप्ति हो रही है, उसके बाद जस्ट आपका मेष राशि स्टार्ट हो रहा है और उसको जो ज्वाइंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो रेवती गणमूल नक्षत्र का चौथा चरण हो रहा है। मतलब रेवती गणमूल नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो एज ए जंक्शन, एज ए ब्रिज काम कर रहा है मेष राशि और मीन राशि के बीच में, ठीक है। मेष राशि अग्नि तत्व है, मीन राशि जल तत्व है, ठीक है। तो दो अपोजिट कैरेक्टर वाले राशियां हैं, मीन राशि जल तत्व और मेष राशि अग्नि तत्व। तो हम जानते हैं कि अग्नि और जल कभी एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की मित्रता कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आग की इंटेंसिटी ज़्यादा है, अग्नि की इंटेंसिटी तीव्रता ज़्यादा है तो वो जल को बुझा देगा, जल को बुझा देगा, जल को ख़त्म कर देगा। और अगर जल की तीव्रता ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की तीव्रता इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अग्नि को शांत कर देगा, यानी अग्नि को बुझा देगा। तो यानी एक तरीके से दोनों एक दूसरे के बिटर इनिमी है, शत्रु हैं। और रेवती गणमूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, खासकर अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप दो दुश्मनों के जस्ट सटे हुए हैं, दो दुश्मनों से एकदम बिल्कुल आप सटे हुए हैं, बॉर्डर पे हैं, ठीक है। दो दुश्मन हैं, आप उसके बॉर्डर पे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जिस राशि में आपका जन्म होता है, अगर उस राशि का जो तत्व होता है, माना जाता है कि वही तत्व से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। तो जैसे देखिए, अगर रेवती गणमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यानी मीन राशि में अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो माना जाएगा कि आपका शरीर जो है वो जल तत्व से बना है, ठीक है। तो अगर आपका शरीर जल तत्व से बना है, ठीक है, और आपका जन्म रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, तो आपका शरीर खुद जल से बना है और आप क्या है, अग्नि के बिल्कुल नज़दीक हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका अग्नि है, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ अग्नि, ये अग्नि है, फायर, ठीक है। और ये क्या है, ये वाटर, ठीक है। तो आपका शरीर जल से बना है, वाटर से बना है, और आप क्या है, अग्नि के नज़दीक हैं, ठीक है। फायर और वाटर इन दोनों के बीच में है, तो क्या होगा, आपके शरीर का नाश होगा, आपका जो शरीर है उसका क्षय होगा, उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर होगी। इसलिए गणमूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो लोग बोलते हैं, जो विद्वानों का ये मत है कि अगर आप गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में भी आ रहे हैं तो भी आप उसकी शांति पूजा, गणमूल शांति पूजा करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो आपको रहेंगे अगर आपने इसकी गणमूल शांति पूजा नहीं करवाई तो, ठीक है। तो आप अगर रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में है तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सबसे नज़दीक हैं, दुश्मन के सबसे नज़दीक, दो दुश्मनों के बीच में आप कहाँ पे हैं, तो फोर्थ चरण में सबसे नज़दीक हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फोर्थ चरण से थोड़ा सा दूर चल जाएं, आप यहाँ पे तीसरे चरण में आ जाए रेवती गणमूल नक्षत्र के, तो क्या होगा, आपके शरीर पर जो उसका हानिकारक जो प्रभाव जो पड़ रहा है, जो आपका मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तीसरे चरण से फिर दूसरे चरण में चल जाए तो क्या होगा, और कम होगा। दूसरे चरण से फिर पहले चरण में रेवती गणमूल नक्षत्र के चले जाए तो थोड़ा और कम होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में भी हुआ है तो आप गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा जरूर करवा लीजिए। भले ही आपका जन्म शुभ वाले चरण में हुआ है, अच्छे चरण में हुआ है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप इसकी शांति पूजा जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फिजिकल हेल्थ को ये इम्पैक्ट करेगा, हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, फिजिकल और मेंटल दोनों, ठीक है। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है तो आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मस्तिष्क और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। तो
इसलिए ऐसा बोला जाता है और ऐसा आई मीन स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा जरूर करा लीजिए, ताकि आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो सकें। ठीक है, अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है, यानी जिस चरण में दोष लग रहा है गणमूल नक्षत्र का, तो उस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक जो होगा परेशानियाँ होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर हटेंगे, क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो होगा थोड़ा कम होता जाएगा। इसलिए रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको होगी, लेकिन जैसे ही आप तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, एक चरण में जाएंगे तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो है, ठीक है, आपके बॉडी पे और आपके माइंड पे वो थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको अब तक बता दिया कि रेवती गणमूल नक्षत्र कि कौन से चरण में आपको इसका दोष लगता है। ठीक है, और चूंकि ये संधि हमेशा, देखिए दोस्तों, संधि को तो अशुभ माना ही जाता है, इसलिए जब आपको ये पता चल ही गया है कि गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आपका जन्म हो ही गया है, और कहीं ना कहीं संधि को तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अशुभ माना जाता है, इनऑस्पिशियस होता ही है, तो श्लेष मात्र की भी कोई शंका गुंजाइश अपने दिमाग में रखनी नहीं चाहिए। आपको ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने ये पूजा नहीं करवाई है अभी तक, ये पूजा बैलेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम चल जाए तो आप उसकी पूजा करवा लीजिए। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सामने वाले सज्जन को, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है कि वो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग गलत सलत उनको कुछ दूसरा गलत गाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ रहे हैं तो उम्र के किसी भी पड़ाव में आप क्यों ना हो, आपको बस ये मालूम करना है कि जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है वो कब दोबारा आ रहा है। ठीक है, 27 से 30 दिन के भीतर उस नक्षत्र की पुनरावृत्ति होती है, वो नक्षत्र दोबारा घूम के आता है। ठीक है, दोबारा आता है, तो उस समय उसकी गणमूल शांति पूजा आपको करवा लेनी चाहिए। और किसी विद्वान पंडित से, जो मंत्रों का उच्चारण सही से जानता हो, जो विधिवत पूजा करा सकता हो, उससे ही करवाइएगा। ठीक है, सभी किसी को भी पकड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पूरा जानकारी मालूम कीजिए कि कौन विद्वान पंडित है जो ढंग से पूजा करा सके, आप उससे ही करवाइएगा, क्योंकि लंबी पूजा होती है, मंत्रों का उच्चारण पे खास ध्यान दिया जाता है, और बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, वो जो कराएंगे, जब कन वाले पंडित कराएंगे तो आपको खुद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो रेवती गणमूल नक्षत्र का ये जो जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आप लोगों को दे दिया। आप लोगों को, मुझे लगता नहीं है कि अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बचा होगा रेवती गणमूल नक्षत्र के बारे में। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर बोलिए चंद्रमा मीन राशि में कितने एंगल के बीच में रहेगा तो बोला जाएगा कि गणमूल नक्षत्र का दोष आप पे लग रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में आपको गणमूल नक्षत्र का दोष लगता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक राशि को टोटल जो एंगल होती है वो कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। ठीक है, एक राशि को जो टोटल एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। और चौथा चरण क्या है आपका रेवती गणमूल नक्षत्र का, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये जो है, यही तो है ना रेवती गणमूल नक्षत्र का चौथा चरण। ठीक है, तो हमें चौथा चरण जो है वो हमें निकालना क्या है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, और ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा होगा तो आपको गणमूल नक्षत्र के दोष लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, टोटल एंगल जो होती है राशि की वो होती है 30 डिग्री। ठीक है, हर चरण का जो एंगल होता है वो होता है 3.3333 डिग्री। ठीक है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट। हर चरण का जो एंगल होता है 3.3333 डिग्री होता है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट जो होता है, हर चरण जो होता है नक्षत्र का वो एंगल बनाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ मान लीजिए 1 से 8 तक जो चरण है वो कितने का एंगल बनाएगा, तो 8 × 3.3333 डिग्री, दैट इज ठीक है। जब आप इसको फाइनली डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा 26 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, मैंने आपको डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना हो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यानी 1 से 8 तक, पहले चरण से 8 चरण तक जो टोटल एंगल है वो कितना है आपका 26 डिग्री 40 मिनट, और टोटल एंगल कितना है 30 डिग्री।
तो ये बोला जाएगा कि चंद्रमा अगर मीन राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में होगा, तब आप गणमूल नक्षत्र के दोष के चरण में आएंगे। ठीक है, अगर मीन राशि में चंद्रमा 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हो, तब ये बोला जाएगा कि आपको गणमूल नक्षत्र का दोष लग रहा है, यानी आप रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका टोटल एंगल ये टोटल एंगल ये हो गया। ठीक है, और ये ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो हो गया 26 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, और ये जो टोटल है ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, यानी 26 डिग्री 40 मिनट से आप लेकर के 30 डिग्री के बीच में है, तो ये बोला जाएगा कि आप गणमूल नक्षत्र के दोष के चरण में है, यानी रेवती गणमूल नक्षत्र के चौथे चरण में है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई समझने में कोई परेशानी है, कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मेरे साथ बने रह रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मालूम चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब विदा लेते हैं, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।